15वीं सदी के सूरमा महाराणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह, जिनके शरीर पर 80-80 घाव होने के बावजूद अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़ने वाले और 100वें युद्ध में बाबर जैसे आक्रांता से लड़ते हुए घायल होकर अंततः अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरमा को 500-600 वर्षों के बाद, भारत की आजादी के 75 वर्ष के बाद, संसद में समाजवादी पार्टी के एक सांसद महोदय द्वारा, जिनका नाम रामजी लाल सुमन है, के द्वारा भरी संसद में गद्दार कह देना, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप करणी सेना नामक संगठन के द्वारा उनके घर पर जाकर के प्रदर्शन करना और उसके बाद घटनाक्रम को धीरे धीरे दलित कार्ड के माध्यम से उसको खेलना, सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा था कि आखिर गद्दार कौन। क्यों कहा गया राणा सांगा को गद्दार, क्यों कहा सांसद महोदय ने महाराणा सांगा को गद्दार। इस पूरे घटनाक्रम को जानने और समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं महाराणा सांगा के बारे में। 15वीं सदी की बात करें तो भारत उस समय में दिल्ली, मेवाड़, मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत, इन 5 रियासतों में विभक्त था। हमें केवल दिल्ली के शासन के शासकों की ही जानकारी है। हम केवल ये मान करके चल रहे हैं कि इनका ही पूरे के पूरे भारत में शासन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और इन 5 सल्तनतों में से मेवाड़ के महाप्रतापी शासक राणा रायमल उस समय में मेवाड़ के शासक थे और इनके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। बचपन में एक ज्योतिष ने बताया कि मेवाड़ का अगला शासक सबसे छोटा बेटा संग्राम सिंह बनेगा। इससे क्रोधित होकर के पृथ्वीराज और जयमल ने संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। यहाँ पर चाचा सूरजमल ने बीच बचाव किया, पर इस घटना में संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। पृथ्वीराज को उनके साले ने जहर देकर मार दिया और जयमल अपने ही मित्र के हाथों मारा गया। इसके बाद 1508 में संग्राम सिंह मेवाड़ के राणा बने। दूरदर्शी, महान योद्धा, परिपक्व मानसिकता के धनी महाराणा संग्राम सिंह 1514 तक इन्होंने राजपुताने की 106 रियासतों को अपने साथ कर लिया और इनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, पर उसकी करारी हार हुई। 1517 में ही दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी मात्र 10 घंटे में ही हार गया, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। वह इसके शहजादे को राणा सांगा ने कैद कर लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। पर इस युद्ध में राणा सांगा के एक हाथ और एक पैर जख्मी हो गए। इसके बाद गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसे बैटल ऑफ गैंगराव के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भी राणा सांगा विजयी रहे। 1519 में मालवा व इब्राहिम लोदी ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर चढ़ाई की। यह युद्ध धौलपुर के पास लड़ा गया। इसमें भी राणा सांगा ने अपने से 3 गुनी सेना को परास्त किया। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया था और 1527 तक राणा सांगा के पास में उनका साम्राज्य का जो विस्तार था, बयाना, धौलपुर और ग्वालियर तक फैल चुका था। अब प्रश्न यह उठता है, मस्तिष्क में एक बात बार बार उभर कर आती है कि इस तरह लगातार विजयश्री की माला को पहनने वाले योद्धा को, जिसने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया हो, उसे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करना पड़े। इस बात को न तो मन स्वीकार करता है, न ही मस्तिष्क। पर ऐसा है तो फिर ये बात आई कहां से? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे ही कोई हवाई बातें भी नहीं होती। धुआं वहीं से निकलता है जहां चिंगारी होती है। हां, इस बात को भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि इतिहास चाहे किसी भी कालखंड का रहा हो, इतिहासकारों ने अपने शासकों के पक्ष में ही लिखा है और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। बाबरनामा की बात करें तो उसमें लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर का वेलकम किया था।
लेकिन अगर अन्य इतिहासकारों की बात करें, यदि बीएस गुप्ता की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। राणा सांगा को बाबर को इनवाइट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक और पांडुलिपि से ज्ञात होता है कि बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी, परंतु राणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की। यहां फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात साबित होती है और एक शोध का विषय बन जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उस समय में इब्राहिम लोदी का पंजाब में सूबेदार था दौलत खां और उसके द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया और 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली का सुल्तान बना। राणा सांगा द्वारा बाबर के द्वारा सहायता मांगने पर भी उसको सहायता नहीं पहुंचाने से नाराज बाबर ने राणा सांगा को सबक सिखाना चाहता था। बाबर ने यहां धार्मिक तुष्टीकरण का सहारा लेकर के गुजरात व मालवा के मुगल बादशाहों को अपने साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया और आक्रमण भी किया। बाबर और राणा सांगा के बीच में पहला युद्ध बयाना में हुआ। इसमें बाबर की करारी हार हुई और बयाना का किला राणा सांगा ने जीत लिया। इस हार से सबक लेकर के बाबर ने पुनः 1527 में आक्रमण किया। यह युद्ध खानवा के मैदान में लड़ा गया। इस बार बाबर ने तोपखानों व बंदूकों का इस्तेमाल किया। सांगा की सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए, पर युद्ध बदस्तूर जारी रहा। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत नहीं सके। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मौत का कारण उनको जहर दिया जाना बताया जाता है। यहाँ एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि बाबर को धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण करने में भी पूरी तरह सफलता नहीं मिली। यह इस बात से पता चलता है कि महाराणा सांगा की सेना में खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती राणा की सेना में सेनापति थे और उन्होंने महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अपने जीते जी दिल्ली, गुजरात, मालवा के शासकों को एक कदम तक आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसने संपूर्ण राजपूताने को एकजुट बनाए रखा, जिसके शासनकाल में सनातन का भगवा शान से फहरता रहा, ऐसे परमवीर योद्धा को आजादी के 75 वर्षों के बाद संसद में गद्दार कहा जाना बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है और इन सारे प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है। यह बयान ऐसे वक्त में दिया गया जब संसद में वक्फ बोर्ड पर संविधान संशोधन पर बहस चल रही है और समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन के विरोध में खड़ी है। इसका कारण एक विशेष समुदाय के वोटों के ध्रुवीकरण से अधिक कुछ भी नहीं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस वोट बैंक पर बहुत सारी पार्टियों की नजर है, तो इस वोट बैंक से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए वोट बैंक की बढ़ोतरी के लिए कुछ न कुछ नया रंग तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा को गद्दार कहा जाने का बयान एक दलित नेता से दिलवाया। पता था क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और हुई भी। करणी सेना के कुछ लोग जो हैं सांसद सुमन के घर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और तुरंत अवसर पाते ही समाजवादी पार्टी ने दलित कार्ड खेल दिया। यहां पर समाजवादी पार्टी के नायक अखिलेश जी भी साथ में आ गए और अब समाजवादी के नेताओं ने दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए स्वर्ण जाति, उच्च जाति जैसे शब्दों का उपयोग करके पानी पी पी करके सामान्य वर्ग को कोसना शुरू कर दिया। अब इसका राजनीतिक लाभ तो किसको कितना मिल पाएगा, इस पर टिप्पणी करना तो व्यर्थ है, पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदायों के बीच में विष घोलना, धर्म विशेष के भीतर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना, भाईचारे को खत्म करना, अशांति का माहौल पैदा करना, आपसी सौहार्द को खत्म करना, अपने निजी निहित स्वार्थों के लिए देश को तोड़ने की मानसिकता को गद्दारी नहीं तो और क्या कहेंगे। अब निर्णय हम सबको करना है कि देश का असली गद्दार कौन। ये फैसला आप करें कि जिसने
इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत शरीर पर 80-80 घावों के बावजूद भी लड़ता रहा, या आज के ये नेता जो अपने चंद वोटों के लिए देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला आप कीजिए कि आखिर गद्दार कौन।